Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your educator. So CLAT PG 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है लर्नर्स के बीच में। साथ ही साथ प्रेफरेंस लिस्ट को लेके वो बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से भरा जाना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चूज कर रहे हो। हालांकि अभी अगर हम पिछले साल तक देखें तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको उसी वक्त भरनी होती थी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते थे, लेकिन इस बार एक हमें नया ट्विस्ट देखने को मिला। वो ये था कि आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस लिस्ट नहीं पूछी गई, रादर उन्होंने आप ही के बेनिफिट के लिए एक तरह से कह लीजिए चेंजेस करे हैं। वो चेंजेस ऐसे हैं कि आपका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कुछ 8,000 लगभग बच्चों को इनवाइट किया है फॉर द काउंसलिंग, और अब उन्हीं बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट भरने का मौका मिलेगा। आपको पता है कि सीट्स आपकी कुछ 1500 अराउंड है, 1400 से 1500 के बीच में आप कह सकते हो, लेकिन 8,000 बच्चों को बुलाया गया है। तो 8,000 बच्चों को बुलाने का मतलब आप समझते हो कि 8,000 बच्चों तक ये हम फ्लोट कर सकते हैं। मतलब इन केस 8,000 बच्चों तक के चांसेस हैं कि भाई तुम्हें एनएलयू मिल सकता है वेकेंट राउंड तक भी जाने में। बट अगेन उम्मीद तो नहीं बांध सकते कि हाँ मिल ही जाएगा। तो चांसेस तो मोटे मोटे तौर पे ये है कि 2,000 3,000 तक जितने लोग हैं वो पा सकते हैं एनएलयू। ठीक है, वो एनएलयू एनी हाउ उनको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है वो ये होता है कि टीयर 3 के जो कॉलेजेस होते हैं उसको लोग अवॉइड करते हैं। अब इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एलेट का एग्जाम दिया। एलेट में भाई सीधी सी बात है, जिसकी क्लैट में अच्छी रैंक है तो उससे भी बेहतर रैंक उसकी एलेट में आई होगी, नो डाउट। जिन भी बच्चों का क्लैट अच्छा होता है उससे और भी अच्छा उनका एलेट का होता है। तो एलेट जिनको मिल जाता है, कई बार वो ऐसा करते हैं कि एनएलयू डी चले जाते हैं। ठीक, फिर वो आपका टॉप 5 एनएलयू छोड़ देते हैं। फिर कई ऐसे हैं जब ऊपर का खाली हो गया तो नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गए वो। तो लास्ट का जो टीयर 3 है कई लोग अवॉइड करते हैं। कई लोग सोचते हैं प्राइवेट से कर ले, इससे बेटर है ना, कहीं एकदम किनारे जाने से बेटर है। लोकेशन भी देखते हैं कि एकदम देश का कोने में जाके पढ़ो, इससे बेटर है कि अपने एरिया में कोई बढ़िया बेहतरीन कॉलेज होगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, वहां से एलएलएम कर लेते हैं। एलएलएम ही तो करना है। कई सारे फैक्टर्स हैं, कैसे जो मैंने आपको बताए वो, प्लस कुछ और भी है। एलएलएम में प्लेसमेंट, क्या एलएलएम में प्लेसमेंट सबको मिलता है? आए दिन लर्नर्स का सवाल होता है, मैम प्लेसमेंट मिल जाएगा? भाई देखो, एलएलएम में प्लेसमेंट बहुत कम मिलता है। एलएलएम में प्लेसमेंट टॉप 5 में उम्मीद कर सकते हो, स्पेशली टॉप 3 में कर सकते हो, वो भी कॉर्पोरेट में कर सकते हो, बाकी में आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो कई बार रीजन ये भी है कि भाई टॉप 5 मिलेगा तो जाएंगे, और नहीं मिला तो फिर एनएलयू नहीं जाएंगे। काफी स्टूडेंट्स की ऐसी भी सोच होती है। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स की ये भी सोच होती है कि कोई भी एनएलयू मिल जाए, एनएलयू का टैग मैटर करता है। तो कंसिडरिंग दैट फैक्टर्स, कंसिडरिंग दोज फैक्टर्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग हैं, हम बात कर लेते हैं आज काउंसलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। ठीक, तो देखो, काउंसलिंग के लिए आया था नोटिफिकेशन। अब आप लोग पता नहीं पढ़ते क्यों नहीं हो। काउंसलिंग के लिए जब नोटिफिकेशन आया तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा 10 पन्ने का नोटिफिकेशन कौन पढ़ेगा, क्योंकि अभी भी ऐसे सवाल हमसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स जो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखा है। तो चलिए आज क्लियर कर लेते हैं इसको भी। तो पीजी प्रोग्राम के लिए अगर हम एडमिशन काउंसलिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको एडमिशन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपको इनवाइट आया होगा काउंसलिंग के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इनवाइट किया गया होगा पार्टिसिपेट करने के लिए रैंक लिस्ट के हिसाब से। ठीक, एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिसीव किया जाएगा, मतलब एलिजिबल कैंडिडेट जो हैं वो रिसीव करेंगे। ईमेल इनविटेशन होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, एसएमएस भी आ सकता है, इनविटेशन होगा क्लैट 2025 के पोर्टल पे। ठीक है, तो बहुत सारे आपको दिए जा रहे हैं रास्ते जिसके थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को क्लैट अकाउंट पे रजिस्टर करना होगा कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे, और वो वैलिडेट करेंगे। ठीक है, मैंने आज ही एनएलयू डी का आपको बताया है, एलेट का बताया किस तरह से काउंसलिंग का रहेगा, वही सेम यहाँ पे भी प्रोसेस है कि आप काउंसलिंग के आपको काउंसलिंग राउंड के लिए इनवाइट करा गया है, इसको आप वैलिडेट करोगे। कंसोर्शियम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको कोई भी मेल या एसएमएस रिसीव नहीं होता है, क्योंकि आपको 3
चीजें बताई जा रही हैं। ईमेल भी आएगा, SMS भी होगा और पोर्टल पे भी होगा। रजिस्ट्रेशन आपका ओपन हो चुका है ऑलरेडी 9 दिसंबर को शाम को 4 बजे, और ये 20 दिसंबर शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे क्लोज हो जाएगा। तो इस डेट को तो अब याद कर लो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कैंडिडेट्स को फीस पे करनी होगी 10 बजे रात तक 20 दिसंबर के, एंड 2 स्टेप्स उनको कंप्लीट करने होंगे। क्या है ये 2 स्टेप्स? तो स्टेप 1 है, सबसे पहले आपको अपने एनएलयू के प्रेफरेंसेस को अपडेट करना है। ठीक है, आपको अकाउंट में लॉग इन करना है। अगर आपको काउंसलिंग के लिए इनवाइट करा गया है तो आपको अपडेट एनएलयू प्रेफरेंस के बटन पर जाना है। फिर आप बटन पे जब क्लिक करोगे तो आप अपनी एनएलयू प्रेफरेंसेस को अपडेट कर सकते हो। कैंडिडेट्स को करना क्या होगा, कैसे करोगे, ये मेन फैक्टर है जो बच्चे पूछ रहे हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरें। आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स पहले रिव्यू करने हैं। कैसे करोगे? आप जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, आप अलग अलग उनके पेज पर जाइए, है ना, एनएलयू का जो ब्रोशर है आप उसमें जाइए, सीट इनटेक देखिए कि कितना सीट इनटेक है, और फिर आप उनके प्रोग्राम्स देखिए, एंड देन आप अपने प्रेफरेंसेस को प्रोवाइड करो। कैसे, मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। आपको मान लीजिए करना है कॉर्पोरेट लॉ में, ठीक है, आपको मान लीजिए, चलो और स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, मान लीजिए आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करना है तो आप ऊपर से लेके एनएलयू में ढूंढना शुरू कर दीजिए एक एक करके वेबसाइट पे कि कौन कौन से में क्या क्या दे रखा है। आपको डिफरेंट वीडियोस में मिलेगा, लोग बता रहे हैं, बताते आए हैं कौन सा एनएलयू कौन सा करवाता है, लेकिन आपको गलतियां भी मिलेंगी वहां पे। तो मेरा आपके लिए सजेशन है कि आप स्पेसिफिकली वेबसाइट्स पे जाके चेक करिए कौन सा एनएलयू किस प्रोग्राम में एलएलएम कराता है। आप नोट कर लीजिए आपको जिसमें करना है वो आपका एनएलयू कौन कौन सा है, और फिर आप उसका सीट स्ट्रेंथ देख लो कितनी कितनी सीट्स हैं। सबसे ज्यादा सीट जहां पर है, और अगर आपको अलाउ करता है कॉन्शियस, मान लीजिए आपकी रैंक बहुत अच्छी है, अंडर 100 है, ठीक, अब अंडर 100 वाला व्यक्ति अगर है और अगर उसको मान लीजिए ह्यूमन राइट्स में करना है एलएलएम, तो ह्यूमन राइट्स एनएलएसआईयू में है, जनरल एलएलएम भी है वहां पे, तो अगर एनएलएसआईयू में है और एनएलएसआईयू में सीट्स भी अच्छी खासी है 120, तो इन दैट केस आपकी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एनएलएसआईयू। एक और चीज, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रेफरेंसेस में ज्यादा ऊपर नीचे मत किया करो, स्पेशली टॉप 5 को टॉप 5 रहने दो। टॉप 5 जो है वो किसी वजह से टॉप 5 है, उनको रहने दो। बाकी के जो बचते हैं ना वो ऊपर नीचे वैसे भी होते रहते हैं हर साल, उनकी क्वालिटी में ऐसा नहीं कि वो सदियों से उसी नंबर पर है, वो ऊपर नीचे अपने हिसाब से होते रहते हैं। तो वो टॉप, आप मत सोचो कि उन्होंने दे रखा है तो वो टॉप 10 है, टॉप 20 ऐसे है, वो बदलते रहेंगे। आप अपना लोकेशन देखो, आपको कहाँ जाना है, आपको कौन सा ट्रेड में पढ़ाई करनी है, आप ये देखिए, आपके लिए यही दोनों चीजें मैटर करती है। तीसरा, सीट कितनी है। अब मान लीजिए सीट ही कहीं पर 30 है और आपकी रैंक बिल्कुल आसमान छू रही है, और फिर आप सबसे पहले प्रेफरेंस में उसी को डाल दो, तो आपके तो चांसेस कम हो गए ना, फर्स्ट लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं आएगा। क्योंकि क्या हो गया, आपका तो फर्स्ट लिस्ट में आपने जो छोड़ा है, आपने लिखा है, वो तो बहुत दूर दूर तक आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको प्रेफरेंस ये जो बाद में रखा गया है मेथड, अब जो चेंज इस बार हुआ है वो कंसिडरिंग दिस फैक्टर रखा गया है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे कौन सा एनएलयू इस बार मिल सकता है। तो आप गूगल पे भी जाएंगे, आप सर्च भी करेंगे तो वहां पे लास्ट ईयर का दिखाएगा ओपनिंग रैंक कितनी थी, क्लोजिंग रैंक कितनी थी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस को आप समझ जाओगे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, और आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को रख सकते हो। मिनिमम आपको 15 प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, यानी मिनिमम 15 कॉलेज मेंशन करने पड़ेंगे। अब आपकी जिद हो कि मुझे तो टॉप 5 में ही जाना है, तो टॉप 5 आप डाल दो, लेकिन बाकी के 10 भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ 15 नहीं, 15 मिनिमम है, आप 15 से ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी सारे के सारे प्रेफरेंसेस में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को खाली उन एनएलयूज के लिए कंसिडर करा जाएगा जो उन्होंने प्रेफरेंस में दिया है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट ने सिर्फ 15 प्रेफरेंस चूज करे हैं, तो सीधी सी बात है उसका अलॉटमेंट सिर्फ उन्हीं 15 में से हो सकता है, किसी और में नहीं होगा। अगर वो ये सोचे अरे यार मुझे तो 15 नहीं मिला, हो सकता है 16 वाला मिल जाए जो मैंने भरा ही नहीं है, हो सकता है बाकी के किसी भी एनएलयू में मुझे रैंडम दे दे। तो नहीं, आपने 15 अगर भरा है तो आपको 15 में ही मिलेगा, 15 के अलावा आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिएगा, मेरा ये सजेशन है कि आप सारे भर दो। नहीं लेना होगा एग्जिट कर जाना, बात खत्म, नहीं लेना है मत लो। लेकिन आपको कोई घर आके जबरदस्ती एडमिशन नहीं करवा देगा ना
नहीं लेना है एग्जिट कर जाओ, लेकिन कम से कम सारे के सारे प्रेफरेंस भरोगे तो हो सकता है कल को दिमाग घूम जाए और सोचो लो कर ही लेते हैं, ठीक है। इवन इफ अगर वैकेंसी अवेलेबल होगी एनएलयू में तब भी आपको नहीं मिलेगा जब अगर 15 एनएलयू के ज्यादा आपने नहीं भरा है। कैंडिडेट अपने प्रेफरेंसेस को अपडेट कर सकते हैं जब तक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होता है, ठीक है। यानी 20 तारीख को रात को 10 बजे तक आप अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे करते रह सकते हो। कैंडिडेट्स को नोट करना पड़ेगा कि वो खाली हायर प्रेफरेंसेस पे मूव करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने सबसे ऊपर रख दिया आरएमएल, फिर आपने लिख दिया नालसार, फिर आपने लिख दिया एनयूजेएस और फिर आपने रखा एनएलएसआईयू और आपकी रैंक भी थी अंडर 100, है ना, अंडर 100 थी। अब आपको मिल गया आरएमएल। अब आप सोचो यार अंडर 100 में तो मुझे एनएलएसआईयू मिल सकता था, मैंने वो क्यों नहीं डाला। तो इन दैट केस आपको एनएलएसआईयू किसी केस में नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपकी रैंक है 1100, आपने आरएमएल ऊपर डाला, आपको फर्स्ट लिस्ट में आरएमएल नहीं मिला, सेकेंड लिस्ट में आपको नालसार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। अगर मान लीजिए आपकी रैंक है 1500, ठीक है, 1500 ज्यादा बोल दिया मैंने, मान लीजिए रैंक है आपकी 1300, आपको नालसार नहीं मिला, मतलब किसी वजह से मान लो नालसार नहीं मिला, एनयूजेएस नहीं मिला, एनएलएसआईयू प्रेफरेंस आपने चौथे पे डाल रखी है, लेकिन क्या पता कोई एक सीट खाली थी तो आपको चौथे नंबर पे ये मिल गया, ठीक है। तो ऐसा होगा कि ये ऊपर आपकी जो प्रेफरेंस हायर है, ठीक है, वो प्रेफरेंसेस हायर प्रेफरेंसेस पे जाएगा, ना कि प्रेफरेंसेस नीचे की ओर। नीचे की ओर इस तरीके से नीचे की ओर नहीं है, ये मत समझना इस तरीके की नीचे ओर। They can only move up to higher preferences and not go down in the preferences given, ठीक है। Request for change of preferences after the last date shall not be considered accepted, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, ठीक है, एक थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। हाँ, ये डिपेंड करेगा, ये जो प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं इनकी लिस्ट के हिसाब से है, ठीक है, लिस्ट के हिसाब से है आपका। अगर आपका 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 5 6, अब आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको आरएमएल चाहिए, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला, तो ऊपर की ओर जाएगा ना, ऊपर की ओर। तो होगा ये कि अगर आपने 6th नंबर पे आपने किसी का डाल रखा है, आपको फर्स्ट नंबर पे आरएमएल चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, आपने कोची लिख रखा है समथिंग, है ना, आपने यहाँ भोपाल लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, आपको ये नहीं मिल रहा है, पहली बार में ये मिला, फिर आपका अपग्रेड हुआ, अपग्रेड होके 3rd नंबर पे आ गया, फिर अपग्रेड होके 2nd पे आया, फिर अपग्रेड होके 1st पे आ गया, तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये मैंने लिख उल्टा दिया, मैं समझाना वैसे चाहती थी। फिर रिक्वेस्ट, दूसरा स्टेप क्या होता है, आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए क्या करोगे, आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट कंप्लीट करोगे, आपको मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। मैं मोटी मोटी चीज बता दे रही हूँ, 20 दिसंबर रात को 10 बजे तक पे करना है। पैसे आपको देने हैं 30,000 रुपए, 30,000 देने हैं और 20,000 देना है अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो। सेम एलेट वाला हिसाब है, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आप चेंज नहीं करोगे पेज, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपकी एडमिशन की रिफंडेबल होती है। अगर आप एग्जिट ऑप्शन कर जाते हो बीच में कभी भी तो आपका ये पैसा रिफंड हो जाता है, ठीक है। ये आपको पैरा 4 में दे रखा है, डिटेल में हम देख लेंगे। एंड लास्ट तक मत रुके, टाइमली आप इस चीजों को पे कर दें, ठीक। कोई भी पेमेंट वगैरह का इशू होगा तो कंसोर्शियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बारे में डिस्कस लास्ट ईयर भी किया था, मैंने कहा भी था मैं इस पे बात करूंगी। तो देखो, हर एक कैंडिडेट जो होता है उसको एक सीट अलॉट करी जाती है एनएलयू में, ठीक। जब वो जो जितने लोग भी काउंसलिंग में उतरे हैं तो होगा क्या कि अगर उनको कोई सीट मिल रही है एनएलयू में तो उनके पास ऑप्शन होगा फ्रीज का, फ्लोट का और एग्जिट का, ठीक है, काउंसलिंग राउंड में, ठीक। काउंसलिंग राउंड जो चलेगा, जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसके बाद आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस होंगे, फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट। फ्रीज ऑप्शन क्या होता है कि अगर कैंडिडेट सेटिस्फाइड है अलॉटेड सीट के साथ कि उसको, ठीक है, उसको एनएलएसआईयू जाना था और उसको मिल गया, तो वो क्या कर देगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो फ्रीज कर देगा, ठीक। फ्रीज करके अपनी सीट को फिक्स कर लेगा। फ्रीज करने के लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड में कैंडिडेट को कंफर्मेशन फीस पे करनी होगी। कैसे फ्रीज होगा, फ्रीज का कोई बटन नहीं है, फ्रीज बटन होगा जो भी है, लेकिन आप कंफर्मेशन फी पे करोगे एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। आपको एक समय दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर आपको फीस पे करके अपनी सीट को कंफर्म करना है। कैंडिडेट जो सेलेक्ट करेगा फ्रीज ऑप्शन और कंफर्मेशन फी करेगा,
पे, उसको सब्सिक्वेंट राउंड से हटा दिया जाएगा, कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक, कैंडिडेट जो फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसको रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी पे करनी होगी उसी एनएलयू में बाय May 14। ठीक, तो चाहे फर्स्ट लिस्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, जब भी आप फ्रीज ऑप्शन करोगे, फीस कंफर्मेशन फी पे करोगे, आपको बची हुई फीस जो होगी वो एनएलयू में देनी होगी 14 मई 2025 तक। और जो आप 20,000 प्लस 20 या 30 जो भी है, ठीक है, जो भी आप दे चुके हो प्लस जो कंफर्मेशन फी आप देते हो 50,000 इन केस, तो वो पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के फीस में जो आप 14 मई तक पे करोगे। फ्रीज करने के लिए कैंडिडेट को पे करना है कंफर्मेशन फी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आई गेस ओके। तो ठीक है, मैं समझ गई। तो ये आपका था, रिपीट नहीं हुआ है। जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ यहाँ पे कब करेंगे तो उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट वालों को फीस अपनी 14 मई तक देनी है, और फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट में जिन लोगों का होगा उनको कंफर्मेशन फी जमा करनी है, और बची हुई जो फीस है वो 10 जून तक उनको देनी है। फ्लोट ऑप्शन क्या होता है? अगर कैंडिडेट को उसका पहला प्रेफरेंस नहीं अलॉट हुआ है, जैसे उसको एनएलएसआईयू चाहिए था और उसको मिल गया है आरजी एनयूएल, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलयू नहीं मिला है एंड चूजेस टू लीव ओपन द पॉसिबिलिटी कि उसको हायर प्रेफरेंस का एनएलयू मिल सकता है, तो वो फ्लोट का ऑप्शन चूज करेगा। फ्लोट करने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कैंडिडेट को कंफर्मेशन फीस फ्लोट करने के लिए भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले को ये पता रहे कि तुम अभी और चाहते हो ऊपर का कॉलेज। ठीक है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मन का कोई मिल जाएगा। फ्लोट ऑप्शन में कैंडिडेट सीट को होल्ड कर सकता है जो उसे अलॉट हुई है, और अगर उसको हायर प्रेफरेंस एनएलयू मिला सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड में, तो दे शैल मूव टू दैट मोर प्रेफर्ड एनएलयू। ठीक है, उसने कंफर्मेशन फी करके क्या करा, होल्ड कर लिया अपनी सीट को। अब अभी वो फ्लोट कर रहा है। अब क्या है, अगले राउंड में अगर उसको ऊपर का एनएलयू मिल गया तो वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा उस प्रेफर्ड एनएलयू में। एक बार अगर आप मोर प्रेफर्ड पे चले गए तो अब आप वापस अपने प्रीवियस अलॉटेड पे नहीं आ सकते, इस बात का ध्यान रखना है। अगर कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, तो उसको यूनिवर्सिटी फीस पे करनी होगी, है ना, आफ्टर एडजस्टिंग द काउंसलिंग और कंफर्मेशन फी, जो मैंने आपको बताया 14 में 5 बजे से पहले वो एडजस्ट हो जाएगी। कैंडिडेट जिसने फ्लोट ऑप्शन चूज करा है काउंसलिंग प्रोसेस के एंड में, दैट इज फिफ्थ राउंड में, कैंडिडेट को फ्रीज लेना ही पड़ेगा। जिसने फ्लोट ऑप्शन लिया, फर्स्ट फ्लोट किया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब फ्लोट किया, फिफ्थ तो लास्ट लिस्ट है ना, तो फिफ्थ राउंड में कैंडिडेट को फ्रीज करना पड़ेगा एलोकेटेड सीट जो उसको मिल रही होगी, और नहीं तो फिर वो एग्जिट कर जाए एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से। कैंडिडेट जिसने फ्रीज ऑप्शन ऑप्ट करा वो कंफर्मेशन फी पे करेगा स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, और नहीं तो फिर वो एग्जिट कर जाए। अगर कैंडिडेट को एलोकेट करा गया है हाईएस्ट एनएलयू उसकी लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, तो या तो वो फ्रीज कर सकता है या तो एग्जिट कर सकता है, समझ रहे हो, वो फ्लोट नहीं कर सकता। अगर आपने पहले नंबर पे एनएलएसआईयू लिखा है और अब आपका मन है नालसार जाने का, तो अगर आपको एनएलएसआईयू पहली बार में मिल गया है तो आप फ्लोट नहीं कर सकते हो। आप या तो फ्रीज करोगे कि हाँ मुझे एनएलएसआईयू चाहिए, या तो एग्जिट कर जाओ कि मुझे नहीं चाहिए। फ्लोट ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा लोअर प्रेफरेंस में जाने के लिए। फ्लोट ऑप्शन अवेलेबल होगा फोर्थ राउंड तक, बस फोर्थ के फिफ्थ के बाद आप फ्लोट नहीं कर सकते हो। एंड फ्लोट ऑप्शन फिफ्थ राउंड में फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग में अलॉट नहीं होगा। ठीक है, मतलब अवेलेबल नहीं होगा। अलॉटेड सीट आपकी जो होगी उसी टाइम पे आपको फ्रीज और एग्जिट करके निकल जाना है। एग्जिट ऑप्शन क्या है फिर? वही, अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद किसी भी वक्त कैंडिडेट को लगता है कि मुझे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 9 दिसंबर से आपका शुरू हो गया था, अब कोई ऐसा पर्सन है जिसको मान लीजिए टीयर 2 का कॉलेज मिल रहा है क्लैट में, ठीक है, टीयर 2 का एनएलयू मिल रहा है, उसने काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले लिया, उसने रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है। अभी क्या हो रहा है कि उसका एलेट में बहुत अच्छा रैंक आ गया और उसको पता है मुझे एनएलयू डी मिल जाएगा, तो जब लिस्ट आएगी उसके बाद वो चाहे वो किसी भी टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो एग्जिट ऑप्शन करके निकल सकता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर कैंडिडेट ने फ्लोट और फ्रीज चूज करा है एग्जिट से पहले,
तो सीट जो एलोकेट उसको करी गई है वो किसी और को रीएलोकेट हो जाएगी और कंफर्मेशन फी फॉरफीट हो जाएगी। ठीक, समझ आया। अगर वो पहले ही फ्रीज या फ्लोट कर चुका था फर्स्ट या सेकेंड राउंड में, मान लीजिए थर्ड राउंड में उसका मूड बदल गया कि नहीं ठीक है मुझे नहीं चाहिए, मैं तो एनएलयू डी जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ, तो वो एग्जिट कर लेगा और उसने जो एलोकेट उसको सीट हुई थी वो किसी और को मिल जाएगी और जो उसने पैसा दिया था कंफर्मेशन फी का वो रिफंड हो जाएगा। एग्जिट ऑप्शन के बाद आपको कोई सीट नहीं मिलेगी, एक बार बाहर निकलने के बाद आप दोबारा अंदर नहीं घुस सकते हैं। कैंडिडेट जिसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसको सीट एलोकेट कर दी गई है और उसने कोई भी ऑप्शन अगर एक्सरसाइज नहीं करा, कौन सा ऑप्शन, ना तो उसने फ्रीज करा, ना तो उसने फ्लोट करा, ना ही उसने एग्जिट करा, ठीक है, पर्टिकुलर राउंड में, तो नॉट इंटरेस्टेड माना जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, इनका कैंडिडेचर एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं होगा। करंटली अलॉटेड सीट जो थी इनको वो लूज कर देंगे, ये इनका नाम एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से हटा दिया जाएगा और सब्सीक्वेंट लिस्ट में इनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कहा जा रहा है कि सीट अलॉटमेंट जो कंसोर्शियम के द्वारा है एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में वो प्रोविजनल है और फाइनल वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कौन करेगा, कंसर्न एनएलयू करेगा। राउंड्स कितने होंगे, 5 राउंड्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर एक राउंड में सीट नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप वेट करें। फोर्थ और फिफ्थ राउंड जो होता है वो मई के मंथ में होता है। जो भी वैकेंसीज आपकी खाली रह जाएंगी उसके बाद होंगी, सारी अवेलेबल सीट जो होती है वो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स को दे दी जाएंगी। फिफ्थ राउंड के बाद काउंसलिंग प्रोसेस के बाद सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो कंसोर्शियम कंडक्ट करेगा, क्लोज हो जाएगा वो आपका जो कर रहा था। मेंबर एनएलयूज हाउएवर एडमिट करेंगे स्टूडेंट्स टू फिल रिमेनिंग वेकेंट सीट। ठीक है, अब क्या होगा कि वेकेंट सीट्स के लिए आपका फिर से पोर्टल ओपन करा जाएगा, वो रिस्पेक्टिव एनएलयू करेंगे अपने प्रिस्क्राइब नॉर्म्स को फोकस करते हुए, फॉलो करते हुए। वो वेकेंट राउंड आपका जो आएगा, अब आपको उस पर ध्यान अलग अलग वेबसाइट पे चेक करके जाना रहेगा, देखना रहेगा, जैसे ही मौका लगेगा आप उसमें फिलअप करके आपकी कितनी भी रैंक हो आपको हो सकता है मिल जाए। क्या रजिस्ट्रेशन फी रिफंड होती है, ये कई स्टूडेंट्स का सवाल है। तो देखो, अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट नहीं होती है फिफ्थ राउंड तक, ठीक है, पहला, अगर उसको फिफ्थ राउंड के बाद तक कोई सीट नहीं मिली, पहला। दूसरा, अगर उसने फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट ऑप्शन चूज नहीं करा, सॉरी उसने फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज नहीं करा है और वो एग्जिट कर गया काउंसलिंग प्रोसेस से, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक, ये खाली ये ऐसे 2 केसेस है जिसमें आपको पैसा वापस मिलेगा। आपको लगा मैं फ्लोट कर रहा हूँ और मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, एक टाइम पे आपको लगा मुझे नहीं चाहिए और आप बिना एग्जिट करे आप आ गए, आपने एग्जिट नहीं करा काउंसलिंग से, तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। आपको पैसा वापस लेने के लिए एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे कैंडिडेट को सीट मिल गई है और उसने फ्रीज या फ्लोट किया है टिल द फोर्थ राउंड और फिर वो एग्जिट कर जाता है या फिर वो उस एनएलयू में एडमिशन नहीं ले पाता है फीस पे करने में, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी उसकी रिफंड भी हो जाएगी, फुल में हो जाएगी अगर एग्जिट ऑप्शन उसने एक्सरसाइज कर लिया 24 तारीख को 1 बजे से पहले, 1 बजे से पहले, और अगर 1 बजे के बाद तो 5,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, मान लीजिए एनएलयू ने जिसमें आपको सीट अलॉट हुई है, अगर उसने वेरिफिकेशन करा और आप इनएलिजिबल पाए गए तो 5,000 रुपए का डिडक्शन करके रिमेनिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन एक्सरसाइज करता है और एडमिशन ले लेता है अलॉटेड एनएलयू में, पांचों में से किसी भी राउंड में, बट एडमिशन बाद में 10 जून के बाद विड्रॉ कर लेता है तो 5,000 काट के बाकी का अमाउंट फॉरफीट हो जाएगा। जहां पे कैंडिडेट को सीट पहली बार अलाउ होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉट होती है इन द फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग, और कैंडिडेट चूज करता है एग्जिट करने के लिए और या फिर एडमिशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पूरी पूरी रिफंड हो जाएगी। रिफंड्स इनिशिएट होंगे सेम अकाउंट में जहां काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करी गई थी। कैंडिडेट्स को ये ध्यान रखना है कि उन्होंने अपना बैंक अकाउंट जो है फंक्शनल रखा हो उस दौरान, काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, रिफंड प्रोसेस के दौरान। ठीक है, जो सेटल फंड वगैरह का रिफंड्स का रिक्वेस्ट होगा वो दूसरे अकाउंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा, किसी और अकाउंट में आपका पैसा नहीं भेजा जा सकता। कंफर्मेशन फीस जो होगी, जो पे करेगा कैंडिडेट, उसको एडजस्ट करा जाएगा अगेंस्ट द फीस पेबल एट द एनएलयू, जहां पे कैंडिडेट एडमिशन सिक्योर करेगा इन द इवेंट दैट कैंडिडेट चूजेस द एग्जिट ऑप्शन और फेल्स टू पे द फीस ड्यू टू द एनएलयू।
due at the NLU within the prescribed date or is found ineligible by NLU based upon the verification of this. क्या है, कब रिफंड नहीं होगा? तो ये कह रहा है कि जो कंफर्मेशन फी कैंडिडेट पे करता है, ठीक, तो जब वो NLU में फीस पे करने जाएगा तो उसकी कंफर्मेशन फीस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। मान लीजिए कैंडिडेट ने एग्जिट ऑप्शन चूज करा या NLU में फीस पे करने से रह गया, फेल हो गया, इनएलिजिबल पाया गया, तो इस केस में कंफर्मेशन फी रिफंड नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी पीजी के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान? तो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा, 2025 क्लैट का एडमिट कार्ड लगता है, 12th का मार्कशीट लगता है, LLB की डिग्री लगती है, मार्कशीट लगती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कंडक्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ट्रांसफर या माइग्रेशन लगेगा, अगर आपने किसी कैटेगरी में क्लेम करा है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, PWD और SAP भी आपका लगेगा अगर आपने क्लेम करा है, डोमिसाइल रेजिडेंस आपका अगर अप्लाई हो रहा है, अलॉट हुआ अंडर द डोमिसाइल रेजिडेंस कैटेगरी सीट, और एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपका, जैसे कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल का लगाया है, EWS का लगाया है, अगर एक्स सर्विसमैन और डिफेंस सर्विस पर्सनल का सन या डॉटर का है तो लगाया है। फीस पेमेंट एट द अलॉटेड NLU कैसे होगा? तो कैंडिडेट जिन्होंने भी फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करा है किसी भी राउंड में, उनको बैलेंस पे करना पड़ेगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। कुछ चीजें इसमें रिपीट हो रही हैं। अब एडमिशन काउंसलिंग कैलेंडर देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन काउंसलिंग का है आपका रजिस्ट्रेशन, वो आपका 11 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 20 दिसंबर तक चलेगा। पब्लिकेशन पहली अलॉटमेंट लिस्ट का जो होगा वो 26 दिसंबर को होगा। मैं फिर से कह रही हूँ, ये कैलेंडर अपने सामने कहीं पे लगा लो, 10 बजे, एलर्ट और क्लैट दोनों का। फिर कंफर्मेशन फीस का जो पेमेंट होगा, क्योंकि लिस्ट आ गई, अब जिन लोगों को उस लिस्ट में जो भी मिला है NLU, अगर आपको वही चाहिए तो आप फ्रीज कर लो, अगर आपको लगता है नहीं मुझे और बेहतर मिल सकता है मेरा वाला, तो आप फ्लोट कर लो, ठीक है। ये आपका पेमेंट का जो विंडो है वो 4 जनवरी तक खुला रहेगा। फिर इसके बाद आपका सेकेंड अलॉटमेंट आएगा 10 जनवरी को, 10 जनवरी को आएगा सेकेंड। फिर उसके बाद कंफर्मेशन फीस पे करने का जो विंडो है वो 10 जनवरी से 16 जनवरी तक रहेगा, टाइमिंग्स यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके बाद 24 जनवरी को तीसरी लिस्ट आएगी, 24 से 30 जनवरी तक पेमेंट कर सकते हो। 14 मई तक क्या करना होगा, जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट वाले लोग हैं इनको अब अपनी बैलेंस फी जो है वो पे करनी होगी अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक। फिर 4th लिस्ट आएगी, उसकी कंफर्मेशन फीस, फिर 5th लिस्ट आएगी, उसकी कंफर्मेशन फीस, और उसके बाद यूनिवर्सिटी फीस आपको 10 जून तक कर देनी है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। So this is the whole counseling process and this is not at all very much typical, जितना आप लोग उसको typical बना रहे हो, this is fine, this is simple। आप एक एक बार धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ो, समझो, आपको समझ में आएगा। बस एक बात कहूंगी, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे मैटर करते हैं जब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस की। तो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है लोकेशन का, कि मेरा घर कहाँ है, क्या मैं इतनी दूर जाके पढ़ पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, लोकेशन से ऊपर आता है स्पेशलाइजेशन। सबसे पहले मुझे किस में LLM करना है, तो सबसे पहले तो इस चीज को लेके क्लैरिटी लाइए कि आपको किस में LLM करना है। आपको ADR में करना है तो ADR हर जगह नहीं होता है ना, ADR आपका जनरल में है। आपको कॉर्पोरेट में करना है तो कॉर्पोरेट के बहुत सारे एग्जाम आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो भी बहुत ऑप्शंस हैं। आपको किसी पर्टिकुलर में नहीं करना है, आपको सिर्फ LLM में घुसना है। फिर आपने सोचा है मैं डिसाइड करूंगा, तो जहां जैसे NLSIU वगैरह वहाँ जनरल LLM भी होता है, तो वहां पे आप कर सकते हो स्पेशलाइजेशन, बाद में चूज कर सकते हो। तो पहला तो स्पेशलाइजेशन मैटर करता है, इसको ध्यान में रख के प्रेफरेंस अपनी फिल करोगे। दूसरा, आप ध्यान रखोगे, एक सेकेंड, लोकेशन को मैं बाद में रखती हूँ, ठीक है। पहला आप स्पेशलाइजेशन देखोगे, दूसरा आप देखोगे सीट्स कितनी है, आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से, है ना, अकॉर्डिंग टू योर रैंक आप अपनी सीट्स को देखोगे। और फिर तीसरे नंबर पे आप लोकेशन को देखोगे कि हाँ मैं कहाँ कहाँ जाना अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे लिए सही रहेगा। तो इस बातों को कंसिडर करते हुए आप अपनी लिस्ट को भरिए। परेशान मत होइए, जबरदस्ती ये ना हो कि आप NLSIU नंबर 1 पे डाल रहे हो, कल को आपकी फैमिली कहे नहीं नहीं इतनी दूर बैंगलोर नहीं जाना है, या नालसार हैदराबाद इतनी दूर नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि आप जिस स्टेट में रहते हो आपको वहीं का NLU चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पटना में हैं, आपको CNLU ही जाना चाहिए, तो आप CNLU नंबर 1 पे रख दो, आपको पहली लिस्ट में मिल तो जाएगा ना कम से कम, नहीं तो किसी और को फिर मिल जाएगा। अगर आपको मान लो बाद में रियलाइज हो रही यार चलो पटना पहले पे रख देना चाहिए था, जब घर वाले मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर इन दैट केस पटना ही रख दिया होता, कहीं और जाने से बेटर था पटना मिल जाता। तो आपको लगता है जो सोच विचार कर लीजिए, थोड़ा दिमाग खोल के काम करिएगा। ये नहीं है कि मेरी फ्रेंड भर रही है ये तो मैं भी ये भर लूँ। हाँ, ये मेरा कहना होगा कि टॉप 5 NLU को तो वैसे ही रहने देना,
स्पेशली टॉप 3 को, उसके साथ छेड़खानी ज्यादा मत करना। लेकिन उसके बाद टॉप 5 या टॉप 3 के बाद आप अपने वाला रख सकते हो लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का होता है टॉप 5 नहीं मिला तो फिर क्या मतलब, तो आप अपनी लोकेशन वाला डाल दो। अब मान लीजिए आपको लखनऊ में आप रहते हो, तो लखनऊ में आरएमएल है, आरएमएल का मैंने बहुत बार डिस्कस करा है कि आरएमएल में सीट्स कम होती हैं, आरएमएल सबसे पहले भरता है, स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है ना। तो इन दैट केस अगर आपको लगता है मुझे आरएमएल ही जाना है, मुझे एनएलएसआईयू मिल तो जाएगा लेकिन मुझे नहीं जाना, तो फिर आप आरएमएल ही जाओ। कहाँ जाओगे आप? फिर आप आरएमएल ही जाओगे, ठीक है। आप पहला प्रेफरेंस ही वहीं डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर आपने एनएलएसआईयू नंबर 1 पे डाल दिया और अगर आपको एनएलएसआईयू नंबर 1 पे ही मिल गया तो फिर आप आरएमएल नहीं जा पाओगे। आप सोचोगे एनएलएसआईयू मिल गया मैं तो नीचे उतर आऊंगा, नीचे नहीं उतर पाओगे, ऊपर ही जाएगा वो, ठीक है। तो अगर नंबर 1 पे एनएलएसआईयू है तो नंबर 1 पे एनएलएसआईयू मिल गया तो नीचे उतर के आरएमएल पे नहीं आ पाओगे। इसलिए आपको जहां जाना है आप उसी को टॉप पे रखिए, उसी को नंबर 1 पे रखिए, ठीक है गाइस। तो ये हो गया डिटेल प्रेफरेंस लिस्ट और काउंसलिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एक आइडिया, रफ आइडिया मैं और थोड़ा सा दे देती हूँ। जैसे अगर बात करें कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 को लेके कि मतलब कौन से कॉलेजेस कौन से रैंक के हिसाब से है, तो जो 500 to 600 रैंक वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपके टॉप 3 में आ जाएंगे, ठीक है। टॉप 3 में उम्मीद है कि वो लोग आपके रहेंगे। फिर 500-600 से जो आपके लोग हैं, 500-600 से जो 1000 तक की रैंक वाले लोग हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं टीयर 2 की, ठीक है, 1000 रैंक तक, अंडर 1000 तक। और उसके बाद आपके जो 1000 प्लस हैं उनको टीयर 3। अब उसके बाद ये फ्लोट करेंगे तो इनको ऊपर का भी मिल जाएगा, फ्लोट करेंगे तो ऊपर का भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अगर इस बार आपका क्लैट पीजी अच्छा नहीं गया है और आप अगर इस बार 1 साल और तैयारी करना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, तो इन दैट केस हम इसको सेलिब्रेट करेंगे आपकी जर्नी को। यहाँ पे आपको 50% ऑफ मिलेगा हमारे सारे सब्सक्रिप्शंस पे, एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन। आप हमारा ऑफर जरूर एक्सेप्ट करें, लाइक इसमें एनरोल करके आपको ऑफर मिलेगा एंड इट विल बी वैलिड टिल 17th of December। तो मैक्सिमम ऑफर चल रहा है इस टाइम पे, so do enroll into this batch and you don't forget to use my code MSING10 अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं। CUET PG LLM मार्च में हेल्ड होता है, ये बहुत अभी आपके पास इसका भी एक मौका है, इसमें एग्जाम देके LLM एक अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से करने का, तो आप इसकी भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। हम यहाँ पे आपका ओवरऑल सिलेबस कवर कराएंगे CUET PG के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंदी है। हम यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, MCQ बेस्ड वाले। आपकी 100+ लाइव क्लासेस होंगी, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस कोड को यूज करके जरूर इस बैच में एनरोल करें। पीजी लीगल टाइटन्स बैच हमारा इलेक्ट और क्लैट पीजी के लिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 200+ लाइव आवर्स, 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड अगर आप इस बैच में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हो। प्लस प्रोग्राम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास PDF होता है, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम यूट्यूब की और स्पेशल फ्री क्लासेस भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लेती हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगी, तो आप उसके थ्रू मेरी स्पेशल क्लासेस भी ज्वाइन कर पाओगे। फॉर CUET PG LLM आई हैव मैनी मच टू कम, तो मेक श्योर कि आप जरूर हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएं। थैंक यू सो मच। पसंद आया होगा सेशन लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए अपडेट में, नए सेशन में। थैंक यू सो मच।